class. How are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying well. Right? Now, today we are starting with your exam for what? So we will be starting with UPPSC BEO exam, that is ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसमें जो आपका सिलेबस रहता है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल सिलेबस और उसके आसपास की चीजों को ही देखें। राइट, ऑफ कोर्स जहां पे जरूरत होगी थोड़ा इन डेप्थ में जाने की, हम लोग उसको डेफिनेटली देखेंगे, बट फॉर मोस्ट पार्ट्स वी विल बी कवरिंग एंड वी विल बी कीपिंग आवरसेल्व्स इन एंड अराउंड द सिलेबस। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आपको जो है सिर्फ इतना करना है कि आप टाइम पे क्लास खोलिए, क्लास को अच्छे से अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। ठीक है, इसके बाद की जो चीजें हैं, है ना, कि भाई एग्जाम के आसपास की जो बातचीत है ये सब है, वो थोड़ा सा मतलब जस्ट अ लिटिल बिट थोड़ा सा आप जो है कम ध्यान दीजिएगा, है ना। इससे होगा क्या कि एज फार एज पॉसिबल इफ योर माइंड इज ऑक्यूपाइड विथ एग्जाम एंड इट्स सिलेबस, देर आर चांसेस कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से उस सिलेबस को जल्दी कवर कर पाएंगे एंड इट इज बेनिफिशियल टू यू, आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो अगर हम लोग देखते हैं यूपीसीएस के सिलेबस को, तो इट इज अ वेरी मतलब जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस इन दैट सेंस कि भाई इसमें लिखा हुआ आएगा आपको कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड, जनरल साइंस, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन, इस तरह की एक जो है ना ब्रॉड थीम्स इसमें दिए हुए हैं। राइट, हम लोगों को क्या करना है कि व्हाट वी विल डू इज कि वी विल ब्रेक डाउन दीज ब्रॉड थीम्स, है ना, एंड उसमें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब जैसे जब आप इसके मेंस के सिलेबस में भी जाइएगा तो देयर विल बी क्या कि 400 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे सेक्शन ए में जैसे 10 क्वेश्चंस हैं जो कि डिटेल्ड आंसर है, फिर उसमें जो है 10 क्वेश्चंस जिसमें ब्रीफ रिस्पॉन्सेज एंड जो है सेक्शन 3 जो है सेक्शन सी कह लीजिए उसमें 20 क्वेश्चंस हैं विथ वेरी ब्रीफ रिस्पॉन्सेज। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही हम लोग जो चीजें कवर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मेजर कंसेप्ट तो बेसिक चीजें तो बेसिक ही रहती है, उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट इतना आपको करना है कि एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। राइट, एंड उसके साथ साथ जब आपको जो है कहीं पे इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको एम्फसाइज करने का कारण ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि स्पेशली वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स कि जहाँ पे ना वो या तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन में घुस जाते हैं, ठीक है, एंड उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ना तो आदमी को समझ लगता है कि अरे यार ये तो कभी सुने ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं, बट होता क्या है कि एग्जामिनर हैज डन व्हाट कि इट हैज चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स जस्ट, है ना, जस्ट अ फ्यू थिंग्स हैव बीन चेंज्ड इन द क्वेश्चन, है ना, या इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, और उसके कारण आपको जो है वो आपको लगेगा कि अरे इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो इस तरह का जो खेल है ये कई एक जगह पे एग्जामिनर्स करते हैं एंड ऑफ कोर्स उनके पास देखिए देयर इज अ लिमिटेड सेट, है ना, जिसमें से उनको पूछना होता है क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, और स्पेशली इफ यू हैव डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यू वुड हैव सीन कि किस तरीके से जो है वो आसपास में उसको रखते हैं, घुमाने घुमाते रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इन सब केसेस में ना थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो जरूर अंडरस्टैंडिंग रख लेंगे कि जितना हो सके हमसे कि आपको जो है एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग हो प्लस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट, अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अभी इन क्लासेस में पढ़िएगा इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू, इट विल हेल्प यू इन ऐसे, है ना, कहीं पे भी आप दूसरे एग्जाम के लिए भी अगर आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं विच आई एम होपिंग कि आप कर रहे होंगे, है ना, साथ में और भी चीजों का हमेशा ध्यान देना रह चाहिए, एक बैकअप ऑप्शन हमेशा आपको साथ में रहना चाहिए, इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। इस पे जो है कहीं पे कोताही मत रखिएगा, कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो किसी भी एग्जाम को लेकर के, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट इट इज बेटर टू हैव अ फ्यू ऑप्शंस विथ यू। राइट, ठीक है, स्पेशली इन केसेस ऑफ जैसे एग्जाम्स वगैरह की चीजों में। ठीक है, दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह का इसमें जो है डाउट होता है इफ एट ऑल एकेडमिक रिलेटेड, ऑफ कोर्स, है ना, कि जहां तक हो सके एकेडमिक रिलेटेड चीजों में, एंड ऑफ कोर्स अगर स्टूडेंट लाइफ के आसपास में भी अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि आई कैन हेल्प यू इन एनी वे,
देखिए आपके पास जो है जूम सेशंस का हमेशा लिंक आएगा, राइट। इसके अलावा जो है आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस का लिंक आएगा। इसके अलावा देर आर लाइक ईमेल जो है आपको उसमें वेबसाइट पे मिल जाएगा। यू हैव ऑल द लिबर्टी, ठीक है, यू हैव ऑल द लिबर्टी कि आप उसको खुल करके पूछिए, विदाउट जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि बेशर्मी से पूछिए, ठीक है, कि भाई ये नहीं सोचेगा कि अरे यार कोई हमारे बारे में सोचेगा कि ये भी नहीं आता है। अरे भाई किसी को नहीं आता है, तभी लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है। सब लोग जो है यहाँ पे, अगर किसी को थोड़ा बहुत पता भी है ना, तो बहुत पहले पढ़े थे, भूल गए हैं भाई, राइट। तो तुमको अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आए हैं एंड एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ने आए हैं, एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे भाई, है ना। तो 2-4 मिनट की जो है थोड़ी सी शर्म के लिए ऐसा ना हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज में आपके दिमाग में उस चीज के ऊपर क्या रहे, कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है। ये चीजें इसलिए आपको बतानी जरूरी है क्योंकि एवरी सिंगल स्टूडेंट हैज गॉन थ्रू दीज इमोशंस, है ना। जो आज आप फील करते हैं वो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले आपके माता पिता के टाइम में भी लोग फील कर रहे थे। उनके पहले जो है ना, अगर कोई एग्जाम दे रहा था तो उस समय भी लोग फील कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल दीज बेसिक स्टूडेंट के इमोशंस जो होते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर चीजें थोड़ी सी सिमिलर ही रहती, ठीक है। दूसरी चीज है इसके अलावा कि ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो जितना, ऑफ कोर्स क्लास अटेंड करना और ये सब चीजें तो हैं ही, बट रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन पे आई कांट टेल यू एनफ कि हाउ मच इट इज, जो है ना, इट्स हेल्पिंग पीपल जो जेन्युइन तरीके से उसको रिवाइज करते हैं एंड दे आर एबल टू कनेक्ट ऑफ कोर्स विथ एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। हम क्लासेस में जो भी करवाएंगे ना, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स से आज शुरू करेंगे, राइट। तो उसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स बेसिक्स तो आपको 100% हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे क्लियर हो जाए। जैसे आज ही हम जब शुरू करेंगे तो वी विल नॉट स्ट्रेट अवे गो इनटू कि भाई अच्छा मनी बैंकिंग है ना, ये सब सब नहीं। आज हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कहानी को, है ना, कि पूरी की पूरी जो आज की जो इकोनॉमी है, इसका जो है एक हिस्टोरिकल बेसिस क्या रहा है, क्या इसका जो है एक कहानी इसके पीछे क्या रही है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। एंड आई एम टेलिंग यू कि व्हेन यू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक, you will get always be able to absorb new information better, ठीक है, because you already have a good base about it, ठीक है। तो इसी चीज को आप अपने भी पढ़ाई में ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी चीज में आपको दिक्कत हो, whenever you have an issue, जहां पे आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो, राइट, आपको स्ट्रेट अवे जो है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट अवे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि अच्छा हाँ हमको यहाँ पे हो सकता है दिक्कत आ रही है, आप जरा उसके जो है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाइएगा एंड आई एम टेलिंग यू इट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। किसी चीज का अगर आपको इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, आप उसके कंसेप्ट में जाइए, ठीक है। मोस्ट थिंग्स, है ना। जैसे अभी इसके बाद जब हम लोग इकोनॉमिक्स कर लेंगे तो फिर पॉलिटी में आएंगे और उसमें देर आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब चीजों को जब हम देखते हैं, आपको सब कुछ जो है ना याद नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि अच्छा भाई अगर हम अनटचेबिलिटी बताते हैं, है ना, कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये इक्वालिटी के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये राइट टू फ्रीडम्स में आता है, ठीक है। जब हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे तो किसमें है, आर्टिकल 23-24 में आएगा। इस तरीके से आपको कनेक्शंस बनाना होगा एंड ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बन पाता है, आप रट नहीं सकते, ठीक है। आई होप जो है इतनी सारी बातचीत का आपको एटलीस्ट जो है बस एक जानकारी हो गया होगा कि देखिए हम लोग कोशिश ये करने वाले हैं कि आपका जो है एक वाइडर बेस, एक आपका जो बेहतर तरीके से आप इस चीज को जितना आप ले सकते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज हैव, एक जो है ना कहते हैं एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसको तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा जैसे आप देखिएगा कि हम क्लास के बीच में ही आपको हम बोल देंगे कि देखिए ये हम बता रहे हैं बट ये क्लास के लिए इतना, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक सुन लीजिए, जान लीजिए। हाँ, जो भी हम लिखवाते हैं यहाँ पे, है ना, मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट, बिकॉज कुछ समझाने के लिए भी चीजें लिखाई जाती है, उसको जरूर आप लिखिएगा, बिकॉज वही आप बाद में रिवाइज करते हैं, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हमारा नाम ललित किशोर चौधरी है एंड आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के क्लासेस, राइट। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स, राइट, एंड वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज की जो हमारी जो इकोनॉमिक यहाँ पे
जो आज की जो इकोनॉमी दिखती है उसके पीछे का जो पूरा का पूरा कहानी क्या रहा है। ठीक है, कि देखिए हम अभी जो है ना आपको तुरंत में आकर के अलग अलग जो है फॉर्मूलाज और ये सब जो है बताने लग जाए कि अच्छा मनी में ये होता है, बैंकिंग में ये होता है, इस तरह से यहाँ पे जो है ना रेपो रेट ये होता है, रिवर्स रेपो रेट, यू वोंट हैव लाइक, हो सकता है कि आप दिमाग जो है ना स्विच ऑन ही ना कर पाए। ठीक है, दिमाग को स्विच ऑन करने के लिए पहले जो है उसको आप क्या देते हैं कि भाई थोड़ा सा चारा देते हैं कि भाई ठीक है समझिए कि जो है ना क्या बेस क्या है, और उसके बाद जब वो बेस बिल्डअप हो जाएगा तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि फिर उसके बाद फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स में जाए। ठीक है, तो एक बार जो लोग क्लास में हैं, कैन यू एटलीस्ट पुट अप, कुछ भी यहाँ पे आप लिख करके बता सकते हैं कि हाँ यू आर प्रेजेंट देयर। अभी भी जो है आंख से नींद नहीं आई है, राइट, लोग मैच नहीं देख रहे हैं, है ना, मैच खत्म हो गया होगा आई होप, है ना, अभी तक सेशंस खत्म हो गए होंगे, तो जस्ट जो है एक हमें यहाँ पे बता दीजिए कि ये सर आई एम लाइव, है ना, एंड आप क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ऑल राइट, शुड आई, ऑल राइट, लेट्स सी। तो हम लोग आज जो क्लास शुरू करेंगे वी विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, ऑलराइट, टुडे द फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी देयर। ठीक है, we will be trying to understand the historical evolution। ठीक है, हम लोग शुरू जो करेंगे इस चीज को समझना, इट विल बी विद द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में ऑफ कोर्स एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज उससे बिलोंग करता है वो क्या होगा, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को जब आप समझने की कोशिश करिएगा कि भाई चलिए किस तरह का जो है आपको सिस्टम आज पहुंचा है यहाँ पे, है ना, क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो उसमें जो सबसे पहला जो चीज आएगा दैट विल बी, दैट विल बी व्हाट, कि द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, या सेंट्रल क्वेश्चंस, सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट आर दी सेंट्रल क्वेश्चंस, अभी चाहे आप हिस्ट्री में देखिए या आज को देखिए, कुछ चीजें बेसिक हैं, कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, एंड इकोनॉमिक्स के केस में यहां पे क्या सेंट्रल क्वेश्चंस है, तो द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, तीन है, ठीक है, एंड दे आर, पहला, व्हाट इज द फर्स्ट सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, एनी आइडिया, कोई पढ़ लिख रहा है ना, उन्होंने पहले सुना हुआ है, कहीं पे आपने देखा हुआ है ना, कोई अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट, तो हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce, right, what to produce, next is how to produce, how to produce, and for whom to produce, all right, so अगर किसी भी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को आपको, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को आपको लेना है, तो जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए इज व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce. This will be give you an understanding of the types of economic systems. This will give you an understanding of the types of economic systems, right? So, central questions of economics are what, how and for whom to produce. अब इसके अंदर जो important components हैं वो क्या है? What are the important components of these three questions? तो एग्जैक्टली हम लोग किस चीज को एनालाइज करेंगे, लेट्स सी, इसमें लेट्स सी यहां पे हम लोग लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस,
इसके केस में what is the basic thing that we are analyzing here? So we will be analyzing the selection of goods to be produced based on market analysis. ठीक है, तो what में selection of goods based on market analysis and consumer demand. तो selection of goods, you select the good that you want to produce. Selection of goods, ठीक है, तो पहला है यहाँ पे selection, है ना, of goods to be produced, based on what? Based on market analysis and consumer demand. Based on market analysis and consumer demand. All right. अब मार्केट एनालिसिस किसको कहा जाता है? व्हाट इज बेसिकली मार्केट एनालिसिस? देखिए, आप जाते हैं और ना मार्केट में आप लोगों से बात करते हैं, एक बहुत ही कोलोकियल चीज है, बहुत ही एकदम ही बेसिक तरीके से हम इस चीज को समझ रहे हैं. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट एंड नुआंस्ड एस्पेक्ट्स टू इट. हम लोग इसको एक आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं. सो व्हेनेवर यू गो इनटू अ मार्केट एंड आस्क अबाउट कि अच्छा किस तरह का सामान बिक रहा है ना, कितना बिक पाता है, ठीक है, ये सब सुने होंगे आप लोग भी, है ना, कि कभी जो है आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे जाकर के सुनते होंगे कि कैसा सामान आजकल बिक रहा है भाई, कितना बिक पा रहा है, अच्छा ये क्वालिटी का बिकता है, इस कंपनी का ज्यादा बिक पा रहा है. ये जो आप जब देखते हैं ना, ये क्वेश्चंस अपने आप में एक तरीके से मार्केट एनालिसिस का पार्ट हो जाते हैं. देयर आर अदर थिंग्स टू, बट बेसिकली मार्केट एनालिसिस यही हुआ कि आप ना मार्केट में जाकर के देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज इट दैट द मार्केट इज, क्या वहां पे आपको किस तरह का उसको सिचुएशन देखने के लिए मिलता है. कंज्यूमर डिमांड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. कंज्यूमर डिमांड का मतलब क्या है कि भाई जनता क्या खरीदना चाहती है, ठीक है. तो आप किसी भी प्रोड्यूसर को, जैसे मान लीजिए आप कुछ बेचना चाहेंगे, राइट, तो उसको क्या देखना होता है कि भाई देखिए हम यहाँ पे वही चीज बेचेंगे ना जो कि जनता लेना चाहती है, राइट, और जनता की जरूरतों को आप पूरा करते हैं तभी तो आपको जो है क्या होता है कि एक मार्केट में आपको एक शेयर मिल पाता है, राइट. आप वहां पे अपने सामान को बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि कंज्यूमर और होने चाहिए और उनका डिमांड होना चाहिए, है ना. तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस. अब इसमें जो है अगर आप बहुत बेसिक तरीके से समझिए तो इट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है. ये जो हाउ है, इट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, राइट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स. और ये किस तरह के सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स? ऑफ प्रोडक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड इसमें मेजर डिविजन्स क्या आएंगे? तो मेजर डिविजन्स वुड बी कौन से? तो पहला आता है लेबर इंटेंसिव, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, एंड दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, राइट. तो लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है. वी आर डूइंग द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव. मतलब क्या होता है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव है? तो देखिए लेबर इंटेंसिव हुआ कि बेसिक अगर इसमें समझा जाए कि यहाँ पे आप ज्यादा जो है लेबर और उसके जो है काम करने को जो है इस्तेमाल करके, है ना, उसकी क्षमता को इस्तेमाल करके यू आर यूजिंग द पोटेंशियल इन द इंडिविजुअल, राइट, इन द लेबर, जिसके थ्रू आप कोई काम को पूरा कर रहे हैं.
आप देखिएगा कि मेनी ऑफ द सेक्टर्स जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर होंगे, जैसे कौन से होते हैं, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आपको आएगा टेक्सटाइल्स, राइट, लेदर, है ना, फिर ये जो वीविंग वाले होते हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं, राइट। तो इस तरह के जो है ना सेक्टर्स होते हैं बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इनफैक्ट टूरिज्म, टूरिज्म इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव सेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को जो है मिल करके काम करना पड़ता है, राइट। अब जैसे ही ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है कि वेयर अ लॉट ऑफ लेबर इज इन्वॉल्व, राइट, तो वो क्या होगा, इट विल बी ए लेबर इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज्यादा आपको लगेगा। आप टूल्स, मशीन्स, है ना, इन सब में आपका जो है क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। आपको जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो बनानी पड़ती हैं उसके लिए जो पैसा है वो आपको ज्यादा लगेगा, राइट। तो वहां पे होगा कैपिटल इंटेंसिव, है ना। तो ये अलग अलग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड यू आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू कि भाई आप किस मार्केट के लिए बेच रहे हैं, क्या सामान आप बेचना चाहते हैं, व्हाट इज द थिंग दैट यू आर गोइंग फॉर, है ना, सिलेक्शन बेसिकली कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोड्यूस, है ना। और दूसरा आप इस चीज को किस चीज से एनालाइज करते हैं, जो कि नेक्स्ट होगा एंड दैट विल बी फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कि डिटरमाइनिंग द, इसमें यू डिटरमाइनिंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी, determining the part of society for whom this particular product is being manufactured for or targeted at, right. So determining the part or the section of the society for whom this particular product is being targeted at। अब इसमें कि जैसे आप सर्फ एक्सेल लेना चाहते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको साथ में रिन का भी हो सकता है, एरियल भी मिल सकता है, राइट, उसी में घड़ी डिटर्जेंट भी मिलता है। तो एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग टारगेटेड एट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। कि अगर आपको कोई वहां पे बगल में ही जो है, से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू उस एरिया के हिसाब से, है ना, कि जहाँ पे उस एरिया का किस तरह का पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग वहां रहते हैं, उस हिसाब से आप क्या करते हैं कि वहां पे आप प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है, उस हिसाब से आप उस चीज को एडजस्ट करते हैं, राइट। तो डिटरमाइनिंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर फॉर विच या फॉर होम कह लीजिए, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस लिखे हैं ना, तो फॉर होम द सेड प्रोडक्ट, determining the part of the society for whom the said product is targeted at, is targeted at, ठीक है, इज दैट ऑल राइट। ठीक है, आई विल गिव यू एनफ टाइम टू राइट, ठीक है, बट ये है कि आपको लिखना बस, ठीक है। आपको इस चीज का चिंता नहीं करिएगा, अगर आप बोलिएगा तो हम 2 मिनट, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 30 सेकंड के लिए रुक भी जाएंगे, 1 मिनट के लिए भी रुक जाएंगे, है ना। बट आप जो है इस चीज का एकदम निश्चिंत होकर के इसको लिखते रहिए, साथ में समझते रहिए, है ना। उससे क्या होता है कि माइंड एंड बॉडी दोनों जो है आपका इंगेज रहता है, ठीक है। तो गोइंग टू बी टारगेटेड है, ये आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ डू यू डिटरमाइन कि भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन जो है इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, राइट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी बेस्ड डिटर्मिनेशन। तो यहां पे आएगा इनकम बेस्ड एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इनकम एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब आप किसी भी रीजन में या किसी भी एरिया में आप इनकम और रिसोर्सेज अगर आप समझ पाते हैं, राइट, तो आपको उससे क्या मिलता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डिटरमाइन अबाउट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर थिंग्स? तो इसमें यू विल बी एबल टू डिटरमाइन, फर्स्ट, यहाँ पे पहला इसमें चीज क्या आएगा? तो इट विल बी क्वालिटी, है ना, कि भाई किस क्वालिटी का सामान यहाँ पे बेचा जा सकता है या बनाया जा सकता है, राइट, ताकि लोग ले पाए हमारे लिए, है ना, कि बनाने में भी इतना हो कि भाई वो इनके जो है क्या इनकम से बाहर ना चला जाए, राइट। उनकी जो एक तरीके से कहिएगा, इसके लिए एक टर्म यूज होता है परचेजिंग पावर, वो उनके परचेजिंग पावर में होगा तभी तो जो है वो लेंगे कोई सामान। तो उनके परचेजिंग पावर के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी हम बना सकते हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। देन क्वांटिटी, कि कितना बना सकते हैं भाई। अब मान लीजिए किसी एरिया में सिर्फ 1000 लोग रहते हैं, किसी एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, उस हिसाब से वहां पे क्वांटिटी बदल जाएगा, राइट, है ना। देर आर विलेजेस इन इंडिया जहाँ पे 500 600 1000 लोग भी रहते हैं, देर आर विलेजेस इन इंडिया जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग, राइट। तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी आप चेंज हो गए। उसके बाद इट विल इफेक्ट द मार्केटिंग, है ना, इट विल अफेक्ट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरीके से किन लोगों को जो है वो लाया जा रहा है बताने के लिए, राइट, कि कौन सा सामान जो है वो अमिताभ बच्चन के बेचने के लिए आ रहे हैं और कौन सा सामान से फॉर एग्जांपल, है ना, अर्जुन कपूर बेचने आ रहे हैं, राइट। तो किस तरीके से वो मार्केट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग हंसी मजाक में बातचीत कर रहे हैं, बट दीज आर रियली क्रूशियल क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको इन सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो यू कांट अंडरस्टैंड कि भाई कोई डिसीजन कैसे लिया जाता है इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांडिंग, इसके बाद ब्रांडिंग, राइट, ब्रांडिंग एंड लास्टली लोकेशन, कहाँ पे आप उस चीज को सिचुएट करते हैं, उसके बनाने की फैक्ट्री को सिचुएट कैसे करते हैं, राइट, कौन से लोग उसमें काम कर रहे हैं, है ना, कहाँ पे आपको उनके लिए बेस्ट पॉसिबल स्किल्ड लोग मिल पाते हैं, राइट। तो दीज आर कमिंग अंडर लोकेशन, ऑलराइट, इसको आराम से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वी आर लुकिंग एट द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बस इतना करिएगा, बिकॉज आई एम गिविंग यू एनफ टाइम, जैसे ही हो जाए तो जस्ट गिव मी अ, कि सर आगे बढ़ सकते हैं, राइट, बिकॉज आई वांट टू गिव यू एनफ टाइम टू राइट दीज थिंग्स, बट आप जो है ऐसा ना हो कि हम लोग का झूठ मूठ का टाइम वेस्ट ना हो, राइट। आपके लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी थोड़ा है ना। अब जब जैसे ही आप जो इन क्वेश्चंस को आप एनालाइज करते हैं, इससे आपको क्या समझ में आएगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें इससे आपको आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको पता चलता है। तो इनफैक्ट यहाँ से हम लोग हटा करके अभी जो है इसको वहीं पे समझते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, कोई अगर लिख रहा है तो आराम से कर लीजिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि द फर्स्ट थिंग इज कि भाई इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप उसको समझते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम उसके बेसिक फीचर्स में क्या है और उसके बेसिक एलिमेंट्स में क्या है। जैसे ओनरशिप किसके हाथ में, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में ओनरशिप किसके हाथ में जा रहा है, राइट। देन नेक्स्ट वुड बी, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जरा आप ही एक बार ट्राई करिए कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में आप कहिएगा कि अरे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना। आप अमेरिका को जब भी आप अगर उसकी इकोनॉमी के बारे में सोचे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे,
ओनरशिप किसके हाथ में है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, राइट। देन हु इज डिसाइडिंग द प्राइस, who is deciding the quantity, who is deciding, who is the particular entity who is able to decide the quality of the product, right, who is deciding the motive of production, कि भाई प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है या वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज कि भाई गवर्नमेंट का कितना रोल है उस तरह के इकोनॉमी में, है ना, गवर्नमेंट का कितना रोल है उस इकोनॉमी में। देन और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, या किन किन पैरामीटर्स पे आप उस चीज को एनालाइज करना चाहिएगा। मान लीजिए आप अपने ना किसी छोटे भाई को जो है बता रहे हैं और वो पूछ रहा है कि अरे भैया या दीदी, यूएसए की इकोनॉमी और इसमें क्या फर्क है ना, लोग ऐसे ही बच्चे ऐसे ही कुछ भी पूछते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यार ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी है यूएसएसआर की। बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग ऐसे रखनी है कि आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा पाए, एटलीस्ट ट्राई कर पाए समझने का, ठीक है। बिकॉज अगर आप नहीं समझा पा रहे मतलब अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग में कम, ठीक है। तो इसके केस में आपको और कौन कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, एक ट्राई करना है ना, एक गेस करने की कोशिश करिए। तो इसके साथ आपको कोई ट्राई करेगा, शैल आई वेट, ऑलराइट, कोई बात नहीं। अगर ट्राई करते हैं तो आई विल बी रियली हैप्पी कि आप साथ में एंगेज कर रहे हैं, क्लास के साथ है, कोई बात नहीं। अगर अभी थोड़ा सा हिचक है तो धीरे धीरे आई एम होपिंग कि ये चीज़ें मतलब एटलीस्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में पढ़ाई को लेकर के तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है वो कंफर्ट लेवल लगे कि आप हमसे आराम से ये सब आंसर कर सकें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपको आएगा कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कि क्या यहाँ पे कॉम्पिटिशन है या नहीं, ठीक है। क्या जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द इकोनॉमी कि उसमें जो है कंज्यूमर के पास चॉइस कितना है, ठीक है, द काइंड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू विल फाइंड। तो इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड होते हैं। अब उसमें मेजरली आप 3 को जानते होंगे, राइट, मेजरली आप 3 को जानते हो, है ना। कौन कौन से, तो पहला आएगा, पहला इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स में द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, है ना, और मार्केट इकोनॉमी। तो फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, है ना, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, एनी आइडिया, एनी आइडिया। अभी हम लोग जो है एटलीस्ट ऑफिशियली हम लोग किस तरह की इसको फॉलो करते हैं, तो अगर प्रियम्बल के हिसाब से जाइएगा तो वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इन प्रैक्टिस आज हम लोग किस तरह की इकोनॉमी है, वी आर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी सेटअप। इनफैक्ट जब नेहरू जी थे उस टाइम से ही आपको मिक्स्ड इकोनॉमी सेटअप मिलता है, ठीक है। सोशलिज्म ऑफ कोर्स उस समय के लोगों को उसका जो एक आइडियल पसंद था, राइट, क्यों, क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से यूएसएसआर ने परफॉर्म किया था ना, राइट, कि एक कंट्री जो 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हो रहा होता है उस समय एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एक बैकवर्ड एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उससे सिर्फ वो 30 साल के अंदर अंदर क्या है, एक वन ऑफ द 2 वर्ल्ड पावर्स बन जाती है, राइट, वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स बन जाती है। तो उस तरह का जब लोगों ने देखा ना उस चीज के ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना, तो उन्होंने उस समय के स्पेशली हमारे जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे उनको, और स्पेसिफिकली उसमें जो एक ग्रुप था उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वो था कि इंडिया को भी अगर ग्रो करना है तो इसी तरह का मॉडल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंडिया में हैज़ इट्स ओन वे, तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी उस समय भी फॉलो किया था। देयर वाज अलाउड, प्राइवेट एंटरप्राइज वाज अलाउड, बट जो है द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वाज अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑफिशियली अगर आप प्रियम्बल वाइज जाइएगा तो वी आर क्या, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved India into a sovereign
सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। पहला लाइन अगर आपको प्रियम्बल का याद हो तो उसमें जो है ये स्पेसिफिक मेंशन आता है ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग अगर आप प्रॉपरली देखिएगा तो वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब थोड़ा इन तीनों इकोनॉमीज के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं, ठीक है। पहला हम लोग लेते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फर्स्ट इज और मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी। तो इसमें से सबसे बड़ा जो इसमें अगर समझिएगा इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है वो क्या होगी कि द प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। डिवाइडेड मतलब क्या कि लोगों के बीच में वो किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का डिवीजन होगा, राइट, इज ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई आपका परचेजिंग पावर कितना है, ठीक है। परचेजिंग पावर किसको कहते हैं, या पर्सन्स एबिलिटी टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड आर डिवाइडेड in the economy on the basis of on the basis of purchasing power, all right। and purchasing power किसको कहते हैं, it is a person's ability, a person's ability to buy, है ना। it is the person's ability to buy a particular product or service, right। अब जैसे से फॉर एग्जांपल आपको आप कहीं सैलून में जाए, राइट, वहां पे आप किस तरह की सर्विसेज जो है आप उसके लिए पे कर सकते हैं, ये आपका परचेजिंग पावर होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल हम गए और इफ आई एम एबल टू पे फॉर द शेव बट नॉट फॉर कटिंग, ठीक है, मेरे पास उतना ही पैसा है, पॉकेट में उतना ही पैसा है, हम सिर्फ जो है ना शेव के लिए ही पैसा दे सकते हैं और वही मेरी प्रायोरिटी है, हम वही उसको पे करके आते हैं। तो दैट इज माई परचेजिंग पावर कि भाई हमारे पास इतना ही पैसा, राइट। कहीं पे वहीं पे हमारे बगल में ही हो सकता है कि द नेक्स्ट पर्सन वहां पे हो सकता है हेड मसाज ले रहे हो, है ना, जो कि हमारे पर्चेजिंग पावर से बाहर है। तो आई विल नॉट बी एबल टू बाय दैट सर्विस। दैट इज व्हाट परचेजिंग पावर, बहुत बेसिक तरीके से। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स एंड इसके जो है चीजें होती है, बट आपके लिए और हमारे लिए इस चीज को इतना ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना है, राइट। हर समय ना ऐसे समझिए कि आप किसी किसी एग्जामिनर को ना लिटरली एक 5 साल के बच्चे की तरह समझिएगा, राइट। उसको अगर आपने समझा दिया तो वो आपने एग्जामिनर को समझा दिया और एग्जामिनर को समझा दिया तो आपको अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। ऑल तो परचेजिंग पावर इज द पर्सन्स एबिलिटी टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। नेक्स्ट, अब ये जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा। एंड कोई गेस करना चाहेगा व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। इनफैक्ट हम कहेंगे कि नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट अपने जीवन में भी अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो देर इज नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। एंड व्हाट इज इट वी आर टॉकिंग अबाउट, एनी आइडिया, एनी गेसेस। आई वुड रियली लव इफ यू आर एबल टू थोड़ा बहुत भी आप इसको जो है अगर इंटरेक्ट करके इस चीज को समझने की कोशिश करिए तो इट विल बी द मार्केट फोर्सेस, द मार्केट फोर्सेस determine the demand and supply of particular goods and services, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द डिमांड एंड
supply of, demand and supply of particular goods and services. Market forces determine the demand and supply of particular goods and सर्विसेज। हम जो बात कर रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स से कोई एक चीज समझ पाते हैं एंड जेन्युइनली ये लाइफ के और भी जगहों पे काम आता है, तो इट शुड बी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और कैसे उसके कारण जो है वैल्यू या फिर प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे होता है। ठीक है, तो लेट्स सी। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग लेट्स सी थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई को बेसिक जो है एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसका, कि किस तरीके से इसके फ्लक्चुएशन से वैल्यू दैट इज प्राइस चेंज होता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी द डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे रखते हैं, यहां पे हम लोग लेट्स कीप सप्लाई, यहां पे है डिमांड, राइट, और यहां पे वैल्यू दैट इज प्राइस। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई एंड प्राइस को लेकर, राइट। ऑलराइट, तो सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। अगर सप्लाई ऊपर जा रहा है और हम लोग ना कांस्टेंट एक साइड कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो मान लीजिए अगर सप्लाई के डिस्कस कर रहे हैं तो डिमांड हम लोग रखेंगे कि उतने का उतना ही, क्योंकि अगर दोनों चेंज होगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो से फॉर एग्जांपल द डिमांड इज द सेम, ऑलराइट, डिमांड इज द सेम बट सप्लाई इज इंक्रीजिंग, है ना। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 जो है कंज्यूमर्स हैं, है ना, 100 लोग मार्केट में घूम रहे हैं कोई सामान को खरीदने के लिए। आपके पास यूनिट्स कितने हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास 50 यूनिट्स, ठीक है, 50 से सप्लाई इंक्रीज हो गया और वो 60 चला गया। अब सारे लोग जो मार्केट में है वो तो सारा आपके आपसे सामान लेने वाले नहीं है ना, कुछ लोग पूछ करके चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जो भी कारण से, है ना, कुछ लोग विंडो शॉपिंग करते हैं भाई, ठीक है। तो आपके लिए क्या हुआ कि इन जनरल जो आप मार्केट में आपको जो देखने के लिए मिलेगा कि से फॉर एग्जांपल आपका सप्लाई बढ़ा हुआ है ना, और डिमांड वहीं का वहीं, कंज्यूमर्स में कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में। तो आपको क्या होगा कि जनरली स्पीकिंग व्हाट यू विल सी, the value of the product or the service that you are offering will decrease। और ये आपको बहुत सारी जगह पे ये चीज डायरेक्टली देखने के लिए मिलता है ना। से फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे आपको जो है क्या हो रहा है कि से फॉर एग्जांपल कोई सर्विस नहीं है और वहां पे उसने उस चीज का सर्विस खोल दिया, है ना। मान लीजिए कहीं पे गराज नहीं है, कहीं पे कोई जो है ना मोटर मैकेनिक नहीं है, और वहां पे उस जो है वहां पे किसी और ने आकर के जो है एक सिंगल जो है मोटर मैकेनिक का शॉप खोल दिया, ठीक है, और दूर दूर तक आपको जो है ना दोनों साइड में कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा हो चारों तरफ, ठीक है। तो वो उसका एक वैल्यू जो है बहुत बड़ा होगा, नॉट जस्ट कि भाई उसको मॉनेटरी जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, बट इसलिए भी कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और नहीं कर पा रहा है। तो सप्लाई जो है, ऐसी केस में आपको क्या हुआ कि अगर सप्लाई कम, डिमांड उतने का उतना ही है, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, कि कहीं पे सप्लाई कम हो, डिमांड उतने का उतना ही हो, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, राइट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, राइट। तो सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड सेम है, तो वैल्यू घट जाएगा, सप्लाई घट रहा है, डिमांड सेम है, तो वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी को let's look at this particular thing in the reverse context, जहां पे what we are looking at is, say for example the supply remaining the same, the supply of a good
रिमेनिंग द सेम और डिमांड बढ़ रहा है, मान लीजिए 100 यूनिट जो है आपके पास सामान है, ठीक है, लोग जो है पहले कितने थे, से फॉर एग्जांपल कि 100 लोग ही आ रहे थे, अब वही लोग जो है 120 हो गए, ठीक है, उसी 100 यूनिट के लिए सप्लाई सेम है ना, आपको डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैव इंक्रीज्ड। इसके केस में व्हाट यू फाइंड, क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ा हुआ है, ज्यादा लोग हैं लेने के लिए, है ना, उस जो है प्रोड्यूसर, उस ट्रेडर को भी ये बेनिफिट होगा कि अच्छा ठीक है आपको नहीं लेना है, कोई बात नहीं, ये दूसरे कंज्यूमर है वो ले लेंगे, है ना। तो और ये किस केस में आपको देखने के लिए मिलता है कि देखिए इन द लास्ट फ्यू इयर्स आपको ये कार के प्राइसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिकॉज आफ्टर द पैंडेमिक अ लॉट ऑफ पीपल वे आर लुकिंग टू बाय अ कार, तो कार कंपनीज ने क्या किया, अपना प्राइसेस बढ़ा दिया, राइट। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो जितने भी लोग थे जिनको भी लेना था 2-3 सालों में ले लिया, अब लोग नहीं ले रहे उतना, राइट। अभी आपने अगर रिसेंट में देखा होगा कि द कार प्राइसेस हैव क्या बहुत नीचे आ रहा है और देर आर स्पेकुलेशन कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि और भी नीचे आ जाए, राइट, बिकॉज बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है लोगों के पास, ठीक है, बिके नहीं। तो अब क्या हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सप्लाई इज द सेम, प्रोडक्शन तो उनके यहाँ उतनी ही हो रही है ना, बट डिमांड हैज डिक्रीज्ड, लेने वाले लोग नहीं है, तो वैल्यू भी जो है वो आपको डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड जो है वो उसके फ्लक्चुएशन से जो प्राइस में जो चेंजेस आते हैं वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ऑलराइट, क्लियर है। और ये जानते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, यू विल सी दिस इन योर पर्सनल लाइफ टू, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपको the skill sets that you possess, if they are those skill sets that is not available in the market, right, or there is a less supply of those skill sets in the market, तो उन तरह के आपके जो है जो जॉब में या उस तरह के आपके काम में आपको क्या होता है, आप ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। एंड अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आपके पास वही स्किल सेट है जो और भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो क्या आपको होगा कि आपको ये डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा कि देयर विल बी, एक तो बहुत सारा कंपटीशन, है ना, दूसरा उस तरह का आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, उस तरह का आपको वैल्यू नहीं मिलता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ना, और उससे जो वैल्यू जो डिटर्मिनेशन होता है, इट्स नॉट जस्ट कि भाई इकोनॉमिक्स में या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यू कैन सी दिस इन डे टू डे लाइफ, इन प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपके लिए भी क्लियर हो, है ना, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप तुरंत में यहीं पे पूछ लीजिए, एनी इश्यूज, ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड, चलिए नेक्स्ट इज, अब इसमें हम लोग जो है बेसिक दो इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिए थे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि द प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इन द इकोनॉमी on the basis of purchasing power and market forces are determining the demand and supply of particular goods and services. अब हम लोग क्या देखते हैं कि what will be the features, तो features में सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है the freedom of choice of every individual with respect to economic decisions. So freedom of choice of every individual with respect to economic डिसीजंस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस, अभी देखिए आप कोई चीज लेने चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, आप कहीं पे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप किसी चीज में उस पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, आप उसको लेना चाहते हैं, नहीं, ये सारा चीज जो है इट इज लेफ्ट ऑन द इंडिविजुअल इट्सेल्फ, राइट। ऑफ कोर्स उसके पीछे के मार्केट फोर्सेस होते हैं, बट दोज आर मार्केट फोर्सेस, ये कोई और आपको डिक्टेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ
क्या, द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, है ना, कि अगर आपको कोई चीज नया, आपको कोई वेंचर शुरू करना है, तो यू हैव ऑल द टूल्स एंड यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू दैट, राइट। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट इज, तो हम लोगों ने देखा फ्रीडम ऑफ चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स ऑन क्या, इकोनॉमिक डिसीजंस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। कैपिटलिस्ट सिस्टम में दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट कि देयर शैल बी प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, और वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। आपको कोई भी जो है आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही जो है नहीं लेकर के हड़प के जा सकता है, नॉट इवन द गवर्नमेंट, राइट। तो फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर अगर आप किसी भी मार्केट में है, एज लॉन्ग एज कि भाई एकदम ही कोई नई चीज नहीं आ गई हो, है ना, देयर विल बी मार्केट कॉम्पिटिशन, है ना। फिर अब आपको मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, यू विल हैव टू डू व्हाट, इनोवेशन, राइट। तो ये सब जो है इसके बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। थर्ड इज फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल राइट, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज मार्केट कॉम्पिटिशन, मार्केट कॉम्पिटिशन। एंड फाइनली मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए क्या, इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डिसीजंस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मार्केट कॉम्पिटिशन। एंड मार्केट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव एंड थ्राइव करने के लिए आपको इनोवेशन। ये सारी चीजों का एक जो है आपको साथ में जब देखने के लिए मिलेगा, तो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि इट विल बी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। विच आर द कंट्रीज दैट आर करेंटली फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम? तो कंट्रीज, इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इट विल बी यूएस, यूके, है ना, फिर जापान एटसेट्रा, और भी है, बट यूएस, यूके, जापान एटसेट्रा, ये सब कुछ मेजर आपको कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगे विच फॉलो द कैपिटलिस्ट मॉडल। ऑल राइट, have you taken it down? Shall we move ahead? Is that all right? Shall let's move with, अब ये था कैपिटलिस्ट सिस्टम, एटलीस्ट आपको इतना बेसिक पता हो तो गुड इनफ। इसके बाद जो है ना और सारी जो चीजें हैं वो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि इन द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज गवर्नमेंट कमांड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट। द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देयर इज गवर्नमेंट कमांड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। उसमें आपको सेंट्रल प्लानिंग देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको सेंट्रल प्लानिंग देखने के लिए मिलेगा कि बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये गवर्नमेंट अपने आप को रोल देती है कि वी विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस
एंड इन किस बेसिस पे, तो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वुड बी कि देयर इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, है ना, कि यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं डिसाइड कर रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। इट विल बी, इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय हुम, तो इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ कलेक्टिव। अब ये हो सकता है कोई कमिटी हो कोई गवर्नमेंट की, है ना, इट कैन बी कंप्लीटली एक एडहॉक डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है कि भाई एक जो है ना एडहॉक बॉडी बैठी हुई है जो सब कुछ डिसाइड कर रही है कि अच्छा इतना जो है तेल चाहिए, इतना जो है चावल चाहिए, इतना जो है गेहूं चाहिए, राइट। इस तरह की जो है चीजें आपने देखी, मतलब वी हैव सीन इन द लास्ट 100 years हाउ दीज थिंग्स हैव वर्क। उसके बाद प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल की प्रोडक्शन और उसके बाद जो है उसका डिस्पोजल इन द सोसाइटी इज अगेन बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। यूएसएसआर के केस में कम्युनिस्ट चाइना जब माओ के अंदर था, राइट, तो इन दोनों के केस में हम लोग ये देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, कि जिसको जितनी जरूरत है, और ऑफ कोर्स दैट जरूरत इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, इज उसके उस हिसाब से जो है उनको दिया जा रहा है, राइट। तो नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देयर इज अ डिस्टिंक्ट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा। ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको जो है थोड़ा बहुत नाक से आवाज आ रही होगी। इट इज बिकॉज आई हैव बीन प्रॉपरली डाउन विथ कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, एंड उसके कारण जो है थोड़ा सा आपको बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें फर्स्ट इज सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग के केस में आप क्या देखते हैं कि बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स था ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस is being determined by the government. What to produce is being determined by the government. सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये तो हम लोगों ने देखा ही था कि देर इज गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल, देर इज गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, on what basis is this determination being made? तो in accordance with the requirement of the society। अब ये requirement जो है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो in accordance with the requirement of the society, in accordance with the requirement of the society, this is being determined, है ना। next is there is collective decision making, there is collective decision making, there is collective decision making, है ना, in socialist system। then the production and disposal, the production and disposal is decided by the government, right।
is being decided by the government, right? Fourth is there is need based distribution. There is need based distribution rather than purchasing power based distribution. So rather than purchasing power based distribution. All right, need based distribution है ना. Next is absence of private property. Absence of private property, right? यहाँ पे all the क्या all the property is in total control of the government. ठीक है, तो it is in total control of the government, right? तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है कि in the socialist system there is central planning, there is collective decision making, production and disposal is decided by the government, there is need based distribution and absence of private property is there, which means total control of the government. All right, shall we move ahead? All right. Next is consumers do not get क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस. ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं देखने के लिए मिलेगा. क्यों? क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट ही ये डिसाइड कर रही है कि क्या बन सकता है, वो किस तरीके से आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में, राइट, उसका जो है किस क्वांटिटी में बनेगा, और बनाने वाले लोग भी क्या होंगे, है ना, कि वो गवर्नमेंट ही बना रही होगी, राइट. इन द सोशलिस्ट सिस्टम इफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन इज ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट. तो गवर्नमेंट ही बना रही होगी. अब गवर्नमेंट अपनी ही जो है अंदर की बेसिकली मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेल, तो सेल जो है एक और किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ तो उसको compete नहीं करना पड़ता है ना. तो वहां पे आपको फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं, कि अगर आपको आज क्या है, से फॉर एग्जांपल आप एयरटेल नहीं पसंद आता है तो आप जियो ले सकते हैं, बीएसएनएल ले सकते हैं, है ना, आप वोडाफोन ले सकते हैं. बट अगर आपको सेल का जो है नहीं पसंद आता है स्टील, तो आप क्या करिएगा, स्पेशली व्हेन देयर वर दीज प्राइवेट प्लेयर्स वर नॉट देयर. ठीक है, एक प्राइवेट में था, वो उसका नाम क्या था, क्या, जमशेदपुर का टाटा स्टील. ठीक है, इसके अलावा तो कोई और था ही नहीं, राइट. ऑल द स्टील दैट वाज बीइंग मेड इज बाय द सेल, है ना. और टाटा स्टील का अगर एक एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, तो सेल को किसी और से compete नहीं करना पड़ रहा था. इनफैक्ट जब टाटा स्टील था भी तो भी सेल वाज नॉट competing विद टाटा स्टील, राइट. तो ये एक आपको एक एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेगा इन सोशलिस्ट सेटअप्स, कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस. तो कंज्यूमर्स डू नॉट गेट freedom of choice. Next, the role of government in the economy is pronounced. The role of the government in the economy is pronounced. Role of the government in the economy is pronounced, right. So role of
गवर्नमेंट किस तरीके से, ऑफ कोर्स हर जगह में, है ना, हर तरह के डिसीजन मेकिंग में, है ना, इज द जो है गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। फिर ये किस तरीके से गवर्नमेंट करेगी, स्पेसिफिकली इन socialist setups there is planned policy making, planned policy मेकिंग, एंड इस चीज के पीछे का रीजनिंग क्या होगा, क्या, तो फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ scarce resources, for optimal utilization of scarce resources, है ना, better allocation of resources, इसके लिए प्लान्ड पॉलिसी मेकिंग आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द सोशलिस्ट सेटअप्स, राइट। इसके केस में इनफैक्ट इसी जो है फॉर प्लान्ड यूटिलाइजेशन ही, इससे आपको क्या निकलता है, इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज देखने के लिए मिलता है। और इनएफिशिएंसीज किस तरह का, कि यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो ऐसी चीजें बनेंगी जो कि क्या होंगी, विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स। से फॉर एग्जांपल कि भाई यहाँ पे जो लेबर है उसको काम मिलता रहे, है ना, तो इनएफिशिएंसीज बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, देयर विल बी मार्केट इनएफिशिएंसीज, राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें जो है कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, तो कंट्रीज इसमें यूएसएसआर, माओस चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो यूएसएसआर, माओस, माओ के टाइम का चाइना, एंड नॉर्थ कोरिया, राइट, नॉर्थ कोरिया। क्योंकि माओ के बाद कौन आते हैं, तो माओ के बाद यू विल फाइंड हु, डेंग जियोपिंग, हु स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन चाइना, ठीक है। इंडिया में ये कब हो रहा है, इट इज in 1991 under the premiership of PV Narasimha Rao ji, and under the leadership of क्या, who was the finance minister that at that time, तो it was डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। तो इन दोनों के टाइम पीरियड में फिर इंडिया में आपको देखने के लिए, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा यू आर राइटिंग डाउन, ओके लिख लीजिए। ऑल राइट, हैव यू नोटेड डाउन, शैल वी मूव अहेड, ऑलराइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, है ना, उसके पीछे के रीजनिंग क्यों होता है, क्या उसके जो है कारण रहते हैं, एंड उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज में किस किस तरह के इनएफिशिएंसीज आ सकता है, राइट। मोस्ट यू कैन से आफ्टर लाइक एनालाइजिंग स्पेशली इन द लास्ट 120 years,
कि इसके जो कुछ पार्ट्स हैं विच आर रियली इम्पॉर्टेंट, है ना, एंड दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय अदर कंट्रीज टू, जो कि पूरी तरीके से कम्युनिस्ट नहीं, ठीक है, कि जहाँ पे से फॉर एग्जांपल दोज थिंग्स जो शायद प्राइवेट ना कर पाए, ठीक है, वैसे इंडिया में ही लीजिए तो रेलवेज इज देयर, है ना। अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देर आर प्लेसेस इन इंडिया सो रिमोट जो कि एक प्राइवेट प्लेयर विल नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल, तो वहां पे गवर्नमेंट का एक रोल इंपॉर्टेंट है। पोस्टल सर्विस, राइट, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ ही लोग रहते हैं, एक लोग रहते हैं, राइट, वहां पे भी अगर पोस्टल सर्विस ना हो और वो प्रोवाइड कौन करवाएगा, तो गवर्नमेंट ज्यादातर केस में वो प्राइवेट नहीं करवाएंगे, बिकॉज उनके लिए वो काम की चीज नहीं है, उनके लिए वो क्या होगा कि जो खर्च है वो वहां के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, राइट, तो वहां पे गवर्नमेंट स्टेप्स, बट दो सेक्टर्स वेयर देयर इज इनफ कॉम्पिटिशन, वहां पे अगर गवर्नमेंट अगर आने की कोशिश करता है, से फॉर एग्जांपल कि गाड़ी बनाने में, एरोप्लेन चलाने में, राइट, जहां पे से फॉर एग्जांपल घड़ी बनाने, ठीक है, इस तरह का हम लोग का काम रहा है ना, एम्बेसडर कार, एचएमटी वॉचेस, है ना, और इसके अलावा जो है एयर इंडिया, तो वहां पे इनएफिशिएंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो इसके केस में जो जब आप थर्ड सेटअप देखिएगा ना, द थर्ड सेटअप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, विथ रिस्पेक्ट टू मिक्स्ड इकोनॉमीज, द फर्स्ट थिंग इज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, देयर इज a combination of socialist and capitalist economies. All right, there is a combination of socialist and capitalist economies. Next is there is dual economic systems. There is dual economic systems, है ना। Next, there is no strict definition of these particular types of economies, क्योंकि अब ये देखते हैं कैसे, नो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, अब ये कैसे आपको देखने के लिए मिलता है, से फॉर एग्जांपल इंडिया इज आल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, हम लोगों ने अभी जस्ट बात की, आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होंगे, ठीक है, वो चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में ही आते हैं, बट हम दोनों का इकोनॉमी बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू जाइएगा तो यू कैन से दैट दैट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, क्योंकि वहां पे भी देर आर सेक्टर्स वेयर स्टेट इज मोर डोमिनेंट एंड देर आर सेक्टर्स वेयर प्राइवेट सेक्टर इज मोर डोमिनेंट, है ना। जैसे वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यू विल फाइंड दैट द हेल्थ केयर सेक्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल हेवीली रेगुलेटेड, एंड वहां पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हैंड देखने के लिए मिलता है, बट दूसरी तरफ देर आर सेक्टर्स जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो वहां पे जर्मनी खुद ही जो है वहां पे इतने अच्छे अच्छे कंपनीज हैं कि वहां पे स्टेट को स्टेप इन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि देर इज नो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, इंडिया भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, एंड डेनमार्क और जर्मनी भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स many nations follow many nations follow this model, many nations follow this model, ठीक है, ऑल राइट, तो दिस वाज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके फीचर्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे देर इज स्पेस फॉर बोथ पब्लिक वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट्स, देर इज स्पेस फॉर
both public welfare to PSUs, है ना, as well as profits. ठीक है, so there is space for both public welfare as well as profits. Next, coexistence. There is coexistence of all sectors of the economy. There is public sector also, private sector also, and mixed sector also, joint sector also. So there is coexistence of all types of economic models, all types of sectors. ठीक है. Next, social welfare aims. The social welfare aims to reduce wealth gap and inequalities are found in this particular type of economy, है ना, which is of course being influenced by किससे, socialist model से. ठीक है, तो यहाँ पे social welfare aims होंगे. फिर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर. अब कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, वो आपको कैपिटलिस्ट मॉडल में कम चांसेस है मिलने का, ऑल्दो मिलते हैं. कम्युनिस्ट में भी कम चांस है मिलने का. क्यों? क्योंकि इफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहां पे पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज किस कौन क्या करिएगा. कोऑपरेटिव में तो आप यही होते हैं ना कि आप अपना सामान थोड़ा सा सब लोग मिला करके उसके बाद फिर सब मिल करके एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, राइट. कि जैसे अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं या फिर डेयरी में आप जैसे अमूल वगैरह का जो पूरा सिस्टम है वो ये है कि आपके पास अपनी गाय है ना, आपके पास अपना भैंस है, उससे आप दूध निकाल रहे हैं और उसके बाद ला करके आप एक जगह उस चीज को दे रहे हैं, वो फिर उसको साथ में क्या कर रहा है, पास्चराइज कर रहा है, मार्केट कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो सब में बढ़ जाता है. ठीक है, तो इस तरह का मॉडल में द देयर हैज टू बी क्या, देयर हैज टू बी द स्पेस फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, तभी तो आप पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा. तो कम्युनिस्ट मॉडल में भी आपको क्या होगा, ये चीज देखने के लिए कम मिलेगा, राइट. कम्युनिस्ट मॉडल में भी आपको ये चीज देखने के लिए कम मिलेगा और कैपिटलिस्ट मॉडल में भी आपको ये चीज कमी देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज वहां पे क्या होगा, इंडिविजुअलाइज्ड जो है वो चीजें चलती, राइट. देयर इज मच मोर इंडिविजुअलाइज्ड क्या डिसीजन मेकिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है, ऑल राइट. तो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू किसका, दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू आपका सोशलिस्ट मॉडल, सॉरी हम लोग अभी कैपिटलिस्ट मॉडल, आई एम वेरी सॉरी. इसमें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ all types of economies and sectors, coexistence of all types of economies and sectors. ठीक है, next is social welfare aims. social welfare aims किस चीज के लिए, to reduce wealth gap and inequalities, to reduce wealth gap and inequalities. ठीक है, to reduce wealth gap and inequalities. Next is existence of cooperative sector. Existence of cooperative sector, and there is a chance that elements of broad planning can also be present in even in mixed economies, can also be present. ठीक है, तो evidence of broad planning can also be present even in case of mixed economies.
ठीक है, इज दैट ऑल राइट? और आराम से लिख लीजिए। ऑल राइट, आई एम होपिंग कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। शैल वी मूव अहेड? अब इसी को, जो तीनों मोड्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल जगह इसको नोट डाउन कर लेते हैं, राइट? तो हम लोग लेते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, यही सेम चीज। ऑल राइट, तो इसके केस में यहाँ पे हम लोग शुरू कैसे करेंगे? यहाँ पे यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटलिस्ट में फर्स्ट इज ओनरशिप, फर्स्ट इज ओनरशिप, राइट? तो ओनरशिप जो है इन कैपिटलिस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? गवर्नमेंट एंड यहाँ पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट? ओनरशिप के बाद द प्राइस डिटर्मिनेशन, price determination is being done by market forces। यहाँ पे कौन कर रहा है सोशलिस्ट में? हु इज डिसाइडिंग द प्राइस? यहाँ पे क्या था कि नॉट अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर बट अकॉर्डिंग टू द नीड। और वो नीड कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट थ्रू अ अथॉरिटी। तो देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी, देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी। मिक्स्ड में क्या हो रहा है? तो मिक्स्ड में कुछ चीजों को लेकर के, है ना, देयर वुड बी क्या? फुल फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट फोर्सेस एंड कुछ चीजों को लेकर के देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप ये कहां पे देखते हैं? तो इंडिया के कंटेक्स्ट में यू विल फाइंड दैट देयर आर एमएसपी जो है ना, तो उसके लिए एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रेन्स का एमएसपी डिसाइड करती है एंड उससे जो है बेसिकली उस पूरे के पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। बट जैसे कार, तो कार के लिए कोई वहां पे वो नहीं, आपका फ्लाइट के टिकट्स के लिए कोई यहाँ पे जो है कोई अथॉरिटी नहीं, राइट? तो मार्केट फोर्सेस, सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, और मिक्स में दोनों चीज देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? फिर मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कैपिटलिस्ट में इट्स प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव इज प्रॉफिट। ठीक है, सारा रिसोर्स एलोकेशन, है ना, सारे डिसीजंस इस चीज के लिए होता है कि बेहतर से बेहतर आप प्रॉफिट निकाल के दे सकें टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिस्ट सिस्टम्स? तो यहां पे होगा सोशल वेलफेयर, है ना, सोशल वेलफेयर।
मिक्स्ड में बोथ, बिकॉज अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग अलाउड है उन जिनमें, है ना, वो भी रहेंगे, एंड देयर वुड बी सेक्टर्स वेयर सोशल वेलफेयर वुड बी द मेजर क्राइटेरिया, जिसके कारण जो है उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा, राइट, है ना। ऑल नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स रोल। गवर्नमेंट रोल, ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर वुड बी मिनिमल, देयर वुड बी मिनिमल रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, है ना, तो ये एग्जैक्टली जो है इसका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, और मिक्स्ड में पार्श, मिक्स्ड में पार्शियल, पार्शियल किस सेंस में कि देयर वुड बी थिंग्स जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और जहां पे फिर कुछ कुछ चीजों में नहीं कर रही, राइट। नेक्स्ट में कंपटीशन, कंपटीशन तो ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट सिस्टम में देयर विल बी कंपटीशन। सोशलिस्ट में आइदर देयर इज नो कंपटीशन और वेरी लिटिल कंपटीशन, ठीक है। स्टेट जो है वो अपने अगेंस्ट तो कंपटीशन नहीं करेगी, है ना, और सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही स्टेट के हाथ में है, ठीक है। मिक्स्ड के केस में ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर, ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये यहां पे कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वेरी अनइक्वल, है ना, वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कैपिटलिस्ट सिस्टम के, राइट, है ना। नेक्स्ट यहां पे सोशलिस्ट में, अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्वाइट क्वाइट लेस और मिनिमल इनइक्वालिटी आपको, मिनिमल इनइक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट इज मिक्स्ड में, तो इन यहां पे मिनिमल है, यहां पे वेरी है, यहां पे जो है क्या, एक सब्सटैंशियल लेवल ऑफ इनइक्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, नॉट एज मच एज ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट सिस्टम, बट यहां पे आपको सब्सटैंशियल लेवल ऑफ, है ना, इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिलेगी। तो कंसिडरेबल कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज, राइट, कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज इसमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड लास्टली कंज्यूमर चॉइस, इसमें देयर इज सब्सटैंशियल चॉइस, देयर इज सब्सटैंशियल चॉइस, यहां पे मिनिमल चॉइस, एंड इसके केस में, मिक्स्ड के केस में ओनली इन सम प्रोडक्ट्स, देयर इज चॉइस बट ओनली इन सम products, all right, only in some products. Now ये पूरा टेबल आपको जो है एक सिंगल मतलब जो है जगह पे लिखवाने का कारण ये था कि दिस विल फॉर ऑल टाइम सेक आपके लिए इसमें क्लैरिटी हो जाता है
कि किस तरह का आपको जो है अलग अलग सिस्टम्स को आप कैसे देखते हैं एंड उसके पैरामीटर्स क्या होंगे उस चीज को एनालाइज करने के लिए, राइट। एंड उसको जो है देख करके आप किन किन जो है इश्यूज को आपको एक्चुअली में एनालिसिस आप करते हैं इसमें कि भाई ओनरशिप, प्राइस डिटर्मिनेशन, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट्स रूल, राइट, फिर कंपटीशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर कंज्यूमर चॉइस एटसेट्रा, सब पे जो है इसका जो है अलग अलग इसका असर रहता है। ठीक है, ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड? ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इज, आई होप ये हो गया होगा आप लोग में सबका। ठीक है, इसमें जो है इंडियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो इसमें इंडियन मॉडल, तो इंडियन मॉडल के केस में आप क्या देखते हैं कि वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, वेयर देर इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट sector, there is both public and private sector, right? Second, there have been phases, है ना, तो there have been phases जिसमें फर्स्ट फेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इन द फर्स्ट फेज वी वेर मच मोर सोशलिस्ट, है ना, तो दिस इज द पीरियड ऑफ 1947 टू 91। इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि देर इज डोमिनेंस ऑफ government, there is dominance of government, and this particular time period is associated with license, permit, quota raj, right, license, permit and quota। ठीक है, नेक्स्ट 1991 में क्या हुआ, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या कि आप जो बाहर से सामान खरीदते हैं और बाहर के लोग जो आपसे सामान खरीदते हैं उसके लिए जो एक्सचेंज होता है ना, उसमें वी हैड अ वेरी फ्यू वीक्स ऑफ डॉलर रिजर्व्स लेफ्ट, फॉरेक्स रिजर्व्स लेफ्ट। ठीक है, तो वो हो गया, आपको आता है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब अगर कुछ और वीक ऐसे ही चल रहा होता तो वी कुड हैव डिफॉल्टेड, राइट, तो वी वेंट इनटू द आईएमएफ कि भाई हमें कुछ लोन दीजिए। ठीक है, कंट्रीज जो है आईएमएफ के पास जाती हैं लोन लेने के लिए, आईएमएफ कुछ कंडीशन सेट करती है कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे काम करिएगा तो हम आपको लोन सप्लाई करेंगे या सैंक्शन करेंगे। ठीक है, तो आईएमएफ के रिकमेंडेशंस एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के अपने जो है एफर्ट के थ्रू क्या आपको देखने के लिए मिलता है कि सिंस 1991 टू प्रेजेंट, सिंस 1991 टू प्रेजेंट, आपको दिस हैज बीन द पीरियड ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization, right? This has been a period of liberalization, globalization and privatization। ठीक है, ऑल राइट, तो ये इंडियन मॉडल है, राइट। अब इसमें why did we choose this particular economic model, why did we choose this particular economic model,
देख लीजिए, फिर विल ट्राई एंड लुक एट इट. Shall we? Okay, let's start with why did we choose this particular economic model. Mixed. So first, why did we choose mixed economic model? Mein? First, it was to balance public and private sector, to balance public and private sector, right? बिकॉज हमारे यहाँ पे उस समय भी देर वेयर प्राइवेट एंटरप्राइजेस, है ना, बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी, है ना. तो टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, ठीक है. देन टू इंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, राइट, टू इंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ताकि सही तरीके से जो है हमारे यहाँ पे स्केर्स रिसोर्सेज जो है उस चीज को इस्तेमाल कर पाए, ठीक है. तो टू इंश्योर efficient resource allocation, then to address the inequalities that were present in the society, है ना, to address the inequalities that were present in the society, then tackling unemployment, tackling unemployment, right, and poverty of course उसके साथ ही, and lastly maximizing social welfare. These were the basic understanding behind कि भाई हम क्यों जो है मिक्स इकोनॉमी मॉडल, कि भाई हमें प्राइवेट एंटरप्राइज की भी जरूरत है, बट देर आर सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, ठीक है. इनफैक्ट आपको ये चीज एहसास होगा कि एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जैसे आज हम 2700 जो है डॉलर के पर कैपिटा इकोनॉमी, एट दैट टाइम वी वर नॉट इवन 500, ठीक है ना, अराउंड 500 के आसपास भी नहीं थे, ठीक है. तो उससे जो है आपको समझ में आता है कि हाउ पुअर वेयर वी, है ना, हाउ पुअर एज अ नेशन वेयर वी. तो उसमें अगर एक जनरल पॉपुलेशन ही इतनी पुअर होगी, ठीक है, नो मैटर द कितना भी इनइक्वालिटी हो, फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास में है उसके पास भी इतना पैसा नहीं होगा कि दे विल बी एबल टू डू व्हाट, दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन बिग डैम्स, है ना, बिग फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट लगा पाए. ये मुश्किल होता है उनके लिए भी, राइट, बिकॉज दे विल नीड कैपिटल, एंड द कैपिटल वॉज नॉट देयर विद द प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है. तो इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि in fact we will discuss अभी एक बार इसके बाद ना, there was a actually a proposal called Bombay Plan, right. इसको भी हम लोग देखेंगे ऑफ 1944, यहीं पे हम लोग देखेंगे. तो देन यू विल रियलाइज कि why the mixed economy model was actually also supported by the industrialists and businessmen of the time, ठीक है. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में to balance public and private enterprises, to ensure efficient resource allocation, ensure efficient resource allocation. All right. Third, third, addressing inequalities.
addressing inequalities. Next is tackling unemployment and poverty, right? So tackling unemployment and poverty. All right, tackling unemployment and poverty. And lastly, क्या? Maximizing social welfare. Lastly, maximizing social welfare. ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उस समय के हमारे जो है लीडर्स, हमारी जो गवर्नमेंट का वो फोकस था। इसी कारण से आप जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में जाते हैं, राइट। अब हम लोग जो अभी बात किए बॉम्बे प्लान की, थोड़ा इसको देखते हैं कि क्यों इवन द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास वाज एक्चुअली इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट्स रोल इन क्या, इन द इकोनॉमी। बिकॉज उनको भी इस चीज का एहसास था कि the kind of development that we are going to need, the kind of development that we are going to need as a really poor nation, it cannot be fulfilled by the private sector alone. ठीक है, तो it was by businessmen and industrialists. It was by businessmen and industrialists, and it recommended what? It recommended what? It recommended government's role in economy. It recommended government's role in economy. All right. आराम से note it down. Have you? Shall we move ahead? Shall we? All right. अब हम लोग एक्चुअली में इसके बाद हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को या हिस्टोरिकल ओवरव्यू को देखेंगे एंड उसमें बेसिकली ये समझेंगे कि कैसे आज जो इकोनॉमी आ पाई है, हाउ हैज इट कम अबाउट, है ना, एक हाउ हैज इट कम अबाउट एंड व्हाट आर द बेसिक कंटोर्स विद रिस्पेक्ट टू इट, राइट। तो अभी हम लोग बस इसको इंट्रोड्यूस करके फिर छोड़ देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में, है ना। बट लेट्स हैव अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो इकोनॉमी के केस में where what kind of economy do we find during the Stone Age period? In the earliest stages of our evolution, what is the kind of economy that you would find? तो आपको जो है सबसे अर्लीस्ट टाइम में यू विल फाइंड hunting gathering economy. Hunting gathering economy, right? इसमें there is no monetary transaction involved, है ना, यहाँ पे there is no monetary transaction एंड दो कुछ भी अगर चीजें एक्सचेंज भी हो रही थी तो इट वाज थ्रू बार्टर सिस्टम, है ना, इट वाज मोस्टली थ्रू बार्टर सिस्टम। ये था हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, है ना, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, टिल वी हैड और वी हैव बीन, कब से कि भाई जब से हम लोग फॉरेस्ट में
हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, है ना, तब से जो है ये चला आया टिल वी फाउंड सेटल्ड एग्रीकल्चर। इसके बाद जो है पीरियड आएगा, इट विल बी द पीरियड ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, राइट। कि हम छोटे छोटे जगहों पे क्या हुए, सेटलमेंट्स बनाना शुरू किए और वहां पे जो है कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स उनको उगाना शुरू किए। इससे क्या निकलेगा, सेटल्ड एग्रीकल्चर से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा, इसमें क्या होगा कि लैंड का अब एक वैल्यू होगा, है ना। एक सेटलमेंट का, एक पर्टिकुलर लैंड का अब एक वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब वहां पे अब आपका मान लीजिए 3-4 जनरेशन रह लेता है, तो इट हैज इमोशनल, इट हैज क्या, हिस्टोरिकल वेट बिहाइंड इट, ठीक है। उसी में आपको अब परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिलना शुरू होगा, बिकॉज ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ऑफ कोर्स दीज आर स्मॉल विलेजेस, है ना। आज के अगर कंपैरिजन में तो यहाँ पे जो है ना लिटरली कुछ लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े विलेजेस में भी कुछ 100 लोग से ज्यादा आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा, 100 लोगों से ज्यादा आपको कम ही जो है बहुत ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलते हैं, राइट। 100, 200, 300 ऐसे इस तरह का जो है आपको सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब सेटल्ड एग्रीकल्चर से एक बहुत बड़ी चीज निकलती है एंड दैट इज टैक्सेस। टैक्सेस आते हैं एंड जैसे ही टैक्स आएगा ये क्या क्रिएट करेगा, टैक्सेस से आपको निकल के आता है सिविलाइजेशंस। तो आपने जो भी सिविलाइजेशंस पढ़े हैं ना, इट इज क्यों, क्योंकि सेटल्ड एग्रीकल्चर से फिर टैक्सेस निकला और उन टैक्सेस के बेसिस पे फिर ये सिविलाइजेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, कुछ एग्जांपल्स, तो हड़प्पन, फिर मेसोपोटामियन, है ना, इजिप्शियन एंड चाइनीज, राइट। तो ये कुछ आपको सिविलाइजेशंस देखना, आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ सेटअप कंटिन्यूज, है ना, कंटिन्यूज स्पेशली इन इंडिया, राइट। इंडिया के केस में, है ना, टिल 1970s तक दिस काइंड ऑफ सेटअप इन इंडिया कंटिन्यूज टिल 1970s तक ये रह जाता है। इस कारण से अब आप देखिएगा कि लिटरली इफ यू लुक एट इट, कि अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को आप देखना चाहें तो फॉर इंडिया तो हम लोगों ने स्टोन एजेस देख लिया जिसमें हंटिंग गैदरिंग हो रहा है, राइट। सेटल्ड एग्रीकल्चर का शुरुआत होता है और उसके बाद सिविलाइजेशन बनते हैं। तो इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसके बाद कौन सा पीरियड आया, वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड। उसके बाद देयर विल बी टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद, महाजनपद एरा, राइट। उसके बाद मगध का राइज होगा, तो मगध राइज, इसी में इंपॉर्टेंट आएगा मौर्यन एम्पायर, राइट, मौर्यन एम्पायर। इसके बाद मौर्यस के बाद, अब ऑफ कोर्स इसके बीच में भी और भी रहते हैं, बट इसके बाद मेजर वन इज
गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, राइट। इनके बाद हर्ष वर्धन, है ना। हर्षवर्धन के बाद मेजर वन में दिल्ली सल्तनत, राइट। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आपको, है ना, कौन सा, अगर इनफैक्ट हर्षवर्धन के इसमें आपको एक और है, पाला प्रातिहार एंड चोला इन द साउथ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, राइट। फिर मुगल्स एंड विजयनगर, राइट। मुगल्स एंड विजयनगर। इसके बाद ब्रिटिश राज एंड फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कब तक, इंडिपेंडेंट इंडिया टिल 1970। all through this particular time period, what is the economy that we are following? इतने लंबे टाइम पीरियड में the economy that we had followed was क्या, it was the agricultural economy। ये पूरा आपको जो है एक फ्लो चार्ट बना करके दिखाने का ये था कारण कि आपके दिमाग में इस चीज का जो है एक क्लैरिटी, एक फ्लो चार्ट एकदम घुस जाए कि across all the time periods it was the agricultural economy that was the base of our क्या, economic system all across the time periods in like all across our क्या, geography। ठीक है, चाहे वो कहीं के भी एम्पायर हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, इट वाज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, द लैंड रेवेन्यू दैट वाज बेसिंग, है ना, जिसके ऊपर आपको सारा सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। जितने भी डेवलपमेंट्स आप देखते हैं ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल एरा, ये सारा जो है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, तो लैंड रेवेन्यू एंड इससे जो है एग्रीकल्चर के टैक्सेस के ऊपर ही आप ये बेस कर सकते हैं। ऑलराइट, so it was because of these taxes that was coming from settled agriculture that you will find that these big जो है developments could sustain themselves, right, right from Indus Valley civilization till independent India। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि what happens after the coming of Europeans, what was the pre-colonial economy like, है ना, कि यूरोपियंस के आने से पहले क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि यूरोपियंस के आने के बाद इतना बड़ा बड़ा चेंजेस आने लगा, राइट। क्योंकि यूरोपियंस जैसे ही आते हैं तो दे ब्रॉट विद देमसेल्व्स अ न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमी इटसेल्फ, है ना, एक नया इकोनॉमी, एक नया जो है पॉलिटी लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो दैट वाज ब्रिंगिंग इन अ ह्यूज चेंज इन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द प्लेस। ठीक है, इसके बाद, इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि विच व्हाट वेयर द डेवलपमेंट्स इन यूरोप इटसेल्फ, जिसके कारण इस तरह की इकोनॉमी या इस तरह के चेंजेस पॉसिबल हो पाते हैं इवन इन यूरोप। क्योंकि यही सेम जो है मॉडल आपको वहां पे भी देखने के लिए मिल रहा है। वहां पे भी जो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन है ना, या उसके बाद भी जो जितने आ रहे हैं, वो सारे जो है वो इट इज बेस्ड ऑन द लैंड रेवेन्यू दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो इट वाज एंड इट हैड ऑलवेज बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो उसके बाद ऐसे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं कि देर इज दिस सडन चेंज, एंड उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिला कि दीज न्यू डेवलपमेंट्स कम अप, जिसके कारण फिर दे वेर एबल टू लीप फ्रॉगस, है ना, कि लिटरली जो है ये लोग यहाँ पे आ रहे थे एज ट्रेडर्स कि हमारे यहाँ से स्पाइसेस ले सके और इस तरह के जो है हैंडीक्राफ्ट्स को ले सके, और कुछ ही जो है सेंचुरीज में दे वर एबल टू डोमिनेट अस एंड देन रूल अस। ठीक है, तो इस चीज को नेक्स्ट में देखेंगे बिकॉज ये आज की इकोनॉमी को भी असर कर रहा है। The developments that happened during the British colonial period is still affecting us, and that is why it is important to understand the
changes that happened during that period, what were the policies that they followed, जिसके कारण आज जो है आपको उसके consequences देखने के लिए मिलते हैं. So that if we are able to understand कि हुआ क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि इस मर्ज की दवा क्या हो, राइट? चलिए, ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड द क्लासेस. आई होप आप जो है ठीक तरीके से आराम से अच्छे से इसका नोट्स वोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.